नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज की जो इम्पोर्टेंट क्लास मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आज की ये इम्पॉर्टेंट क्लास SGPGI के लिए है, जो कि अभी आप सब जानते हैं फॉर्म आउट हो चुके हैं और 22 मार्च को इसका एग्ज़ाम है। SGPGI लखनऊ का 22 मार्च 2023 को इसका एग्ज़ाम है और एम्स नॉर्सेट का 17 सितंबर 2023 को एग्ज़ाम है, ठीक है। एंड PGI चंडीगढ़ की भी एग्ज़ाम डेट आउट नहीं हुई है, जो कि PGI संगरूर वाली एग्ज़ाम डेट थी वो भी आउट हुई नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए अभी वेट करते हैं, लेकिन तैयारी ज़रूर रखना साथियों। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की टेस्ट सीरीज़, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द ब्रेन दैट एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। उनमें से कोई एक मैनिफेस्टेशन है जो कि ब्रेन डेथ को शो नहीं करती है, ठीक है, इसलिए एक्सेप्ट पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं माफ़ी चाहूँगी, यहाँ पे एक गलती हो गई है ऑप्शन में, ठीक है। इसकी जगह यहाँ पे नो रिस्पॉन्स टू पेन, ठीक है, यहाँ पे ये था, बाई मिस्टेक टाइपिंग हो गई है, नो पेन। पहला ऑप्शन है नो रिस्पॉन्स टू पेन, सेकंड है प्यूपिल्स डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द लाइट्स, एंड ऑप्शन नंबर सी में बोलते हैं पल्स रेट अनरिस्पॉन्सिव टू एट्रोपिन। ओके, तो ये तीनों ही करेक्ट हैं, आप सब देख रहे हैं, तीनों ही करेक्ट हैं जो कि शो करते हैं ब्रेन डेथ को। बट यहाँ पे आप एक ऑप्शन पे ध्यान देना, यहाँ लिखा है EEG शो दी ओनली डेल्टा वेव्स। अब EEG जो है ब्रेन का होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, ओके, EEG जो कि ब्रेन का होता है, ठीक है, और वो शो कर रहा है डेल्टा वेव्स। तो उसका मतलब क्या है, ब्रेन डेथ नहीं हुई है। तो आपका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बिकॉज और जो ये डेल्टा वेव्स होती हैं कई बार एन जो स्लीप साइकिल की जो स्टेज होती है NREM, उसमें भी कई बार डेल्टा वेव शो करती हैं। तो ये शो नहीं करता है कि ब्रेन डेथ है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं, जैसा मैंने आपको बता दिया है, डेल्टा वेव्स इन इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम आर यूजुअली एसोसिएटेड विद द डीप स्टेज। जो डीप स्टेज होती है, डीप स्टेज थर्ड NREM स्लीप की जो होती है, उस कंडीशन में भी डेल्टा वेव शो होती है, ओनली डेल्टा वेव्स इन EEG। तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो है एकदम करेक्ट है। तो ब्रेन डेथ को शो नहीं करता है ऑप्शन नंबर डी, ओके। अब यहाँ पे हम ये पढ़ते हैं कुछ साइंस ऐसे जो ब्रेन डेथ में इंक्लूड होते हैं, ब्रेन डेथ, ओके। पहला आप देखना, प्यूपिल्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू लाइट, प्यूपिल्स जो है लाइट से रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं ब्रेन डेथ की कंडीशन में। एंड नेक्स्ट है नो रिएक्शन टू पेन, कोई भी रिएक्शन कैसे भी स्टिमुलस में पेशेंट शो नहीं करेगा पेन को। आप कितने भी हाई लेवल का पेन पेशेंट को दो, उसके बाद भी वो कोई रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका एब्सेंस ऑफ कॉर्नियल रिफ्लेक्स, कॉर्नियल रिफ्लेक्स जो है वो एब्सेंट रहेगा आइज में। एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्यूलोसिफेलिक रिफ्लेक्स, ऑक्यूलोसिफेलिक रिफ्लेक्स वो होता है आई डू नॉट मूव व्हेन हेड इज मूव्ड, ओके। तो ऑक्यूलोसिफेलिक रिफ्लेक्स भी एब्सेंट होता है इस कंडीशन में। एंड एब्सेंस ऑफ वेस्टिबुलो oculovestibular reflex, I do not move when ice water is poured into the ears, ईयर्स में जब आप आइस वाटर को पोर्ट करेंगे तो भी जो आइज है वो मूव नहीं करेगी, तो उसको बोलते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्यूलोवेस्टिबुलर रिफ्लेक्स, ओके। एंड नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे एक जो गैग रिफ्लेक्स होता है, गैगिंग रिफ्लेक्स भी एब्सेंट देखने को मिलेगा इस कंडीशन में। एंड नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ ब्रीथ व्हेन द वेंटिलेटर इज स्विच ऑफ, एब्सेंस होगी ब्रीथ जब वेंटिलेटर स्विच ऑफ होगा, ठीक है। एंड नो ब्रेन एक्टिविटीज़ इन EEG, और EEG में कोई भी एक्टिविटी शो नहीं होगी, तब हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि पेशेंट को ब्रेन डेथ है, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ कुबलर रॉस ग्रिफ प्रोसेस। अब यहाँ पे कुबलर रॉस ग्रिफ प्रोसेस की स्टेजेस आ चुकी है, क्वेश्चन आ चुका है, और इसमें पूछा गया है इंडिविजुअल एक्ट एज थ्रो नथिंग हैज़ हैपेंड। एक इंडिविजुअल है, एक पर्सन है, वो ऐसे शो कर रहा है, ऐसे एक्ट कर रहा है कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। एंड मैं रिफ्यूज़ टू बिलीव, और बिलीव भी नहीं कर रहा है उस बात पे, और उस बात को समझना भी नहीं चाह रहा है कि उसका जो लॉस हो चुका है, कोई लॉस हुआ है, कोई उसका अपना लव्ड वन है जो कि उसको उसको वो खो चुका है, ना वो बिलीव कर रहा है और ना वो समझ रहा है इस बात को, ठीक है, और ऐसा एक्ट कर रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही ना है।
हुआ ही नहीं है, तो कुबलर रॉस ग्रिफ प्रोसेस में उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? तो आपका पहला ऑप्शन आप पहले देख सकते हैं, डिनाइल बोला गया है। तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि वो डिनाइल कर रहा है उस कंडीशन से। तो ये कुबलर रॉस ग्रिफ की प्रोसेस में डिनाइल स्टेज है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है एंगर। एंगर तब आता है जब पेशेंट उस कंडीशन को अंडरस्टैंड करता है, उस कंडीशन को अंडरस्टैंड करता है, तो पेशेंट को एंगर आता है पर्सन को कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, गुस्सा आ रहा है मुझे, ये एंगर होता है। फिर बार्गनिंग करता है। अगर उसने उसके बाद एक्सेप्टेंस की एक स्टेज आती है, तब बार्गनिंग करता है पेशेंट। वो बार्गनिंग ये करेगा कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ठीक है, मेरे साथ ही क्यों हुआ। इसको बोलते हैं दा ओके। D for denial, A for anger, B for bargaining, D for depression and A for acceptance. Okay, this is the दाबदा process. Okay, तो एंगर के बाद क्या आ रहा है? B for bargaining. पहले गुस्सा आएगा, उसके बाद भगवान से प्रार्थना करेगा, या बोलेगा ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, हे भगवान मुझे माफ़ कर दो, या हे भगवान मेरे साथ ऐसा ना हो, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, दुनिया में इतने लोग हैं। तो बार्गनिंग इस टाइप की करेगा। फिर डी फॉर डिप्रेशन आ रहा है। डिप्रेशन में उस चीज़ को वो डिप्रेस हो जाएगा, सोच सोच कर इतना डिप्रेस हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद कंडीशन आएगी एक्सेप्टेंस की, कि जिस कंडीशन में, जिस स्टेज में वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ जो हुआ है लॉस, वो मेरा मतलब लॉस मेरा हो चुका है, मैं समझ रहा हूँ, उसके आगे अब कुछ नहीं हो सकता। तो वो एक्सेप्टेंस की स्टेज होती है। तो ये थी कुबलर रॉस ग्रीफ प्रोसेस, जिसको हम याद रखते हैं कैसे? दाबदा के नाम से, DABDA, दाबदा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया है, अभी फिर से आप सभी को एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। तो यहाँ पर डिनाइल की बात हो रही है। डिनाइल में बोला गया है कि जो इंडिविजुअल है वो ऐसा एक्ट करेगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और वो रिफ्यूज़ करेगा कि मैं नहीं समझ सकता, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तुम सब पागल हो गए हो क्या, ऐसे डिनाइल। और फिर आती है एंगर की स्टेज, जिसमें क्या करता है, इंडिविजुअल रेजिस्ट द लॉस एंड मे स्ट्राइक आउट एट द एवरीवन एंड एवरीथिंग। जब इंडिविजुअल जो है लॉस पे रेजिस्ट करता है, और उसके बाद क्या करता है, सब पे और हर चीज़ पे गुस्सा करता है, चीज़ों को फेंकेगा इधर उधर, सब पे गुस्सा करेगा, वो एंगर की स्टेज होती है। उसके बाद आती है बार्गनिंग, जब इंडिविजुअल पोस्टपोन करता है अवेयरनेस ऑफ रियलिटी एंड एज थ्रो द लॉस कैन बी प्रिवेंटेड, और भगवान से प्रार्थना करता है, फिर वो बार्गनिंग होती है, ठीक है। एंड उसके बाद डिप्रेशन होता है, जब इंडिविजुअल फील करता है ओवरवेलमिंगली लोनली एंड विड्रॉ फ्रॉम द इंटरपर्सनल इंट्रैक्शन। फिर वो इंटरपर्सनल इंट्रैक्शन से अवॉइड करता है, लोगों से मिलना बंद करता है, उदास रहता है, परेशान रहता है, काफ़ी ज़्यादा अकेले रहता है। उसके बाद एक्सेप्टेंस की स्टेज होती है, जिसमें इंडिविजुअल एक्सेप्ट करता है अपने लॉस को एंड आगे बढ़ जाता है, मूव फॉरवर्ड, ठीक है, फ्यूचर की तरफ आगे देखता है और एक्सेप्ट करता है अपने लॉस को। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. Rajkumar is chronic alcoholic and who come to the outpatient department complaints of अब आप complaints पढ़िए, weakness and anorexia, okay। and physical assessment में क्या हुआ, पेशेंट का एब्डोमिनल डिस्टेंशन शो हो रहा था, डल पेन था राइट अपर क्वाड्रेंट में। अब आपको पता ही होगा राइट अपर क्वाड्रेंट में लीवर लोकेटेड है, ठीक है। एंड पेल कंजक्टिवा है, हिपेटोमेगैली है। हिपेटोमेगैली इज द स्वेलिंग एंड इनलार्जमेंट ऑफ द लीवर, okay, so the nurse understand which of the following test is not required for the Mr. राजू कुमार। यानी कि मिस्टर राजू कुमार एक क्रॉनिक एल्कोहलिक है, दारू शराब पीते हैं मिस्टर राजू कुमार जी, ठीक है। ओपीडी में आए डॉक्टर के पास, बोल रहे हैं मुझे वीकनेस हो रही है और एनोरेक्सिया हो रहा है, यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर ने फिजिकल एग्जामिनेशन किया, तो डॉक्टर को पता चला अरे इनके एब्डोमेन में तो डिस्टेंशन हो रही है, डल पेन भी है, पेशेंट ने बताया डल पेन भी है मेरे यहाँ पर राइट अपर क्वाड्रेंट में। उसके बाद उनका कंजक्टिवा पेल दिख रहा है, हिपेटोमेगैली है। तो नर्स क्या समझेगी, अब कौन से टेस्ट होंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया है, लास्ट लाइन में पढ़ो, नर्स अंडरस्टैंड विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा टेस्ट नहीं होगा इस कंडीशन में। तो आपको पता होना चाहिए, ये जो कंडीशन है लीवर कंडीशन है, तो लीवर कंडीशन में अल्ट्रासाउंड तो ज़रूर होगा, ठीक है। उसकी जो आउटर एरिया है लीवर का, जो पूरा मॉर्फोलॉजी है वो चेक करने के लिए। उसके बाद बायोप्सी होगी लीवर की कंडीशन में, अगर लीवर में हिपेटोमेगैली है तो बायोप्सी होगी। ब्लड बायोकेमिस्ट्री तो ज़रूर होगी, LFT KFT, ठीक है, वो तो होगी ज़रूर, ब्लड बायोकेमिस्ट्री ज़रूर होगी, LFT KFT ESR CBC,
लिपिड प्रोफाइल, ये सब टेस्ट तो होंगे ही। सो कोलोनोस्कोपी क्यों होगी आप बताओ? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। कोलोनोस्कोपी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोलोनोस्कोपी में विजुअलाइजेशन ऑफ कोलोन हम करते हैं साथियों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। सो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। द पेशेंट shows the clinical features related to liver and hence to confirm the condition। अब लीवर की कंडीशन पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है, उसे कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड, बायोप्सी एंड ब्लड टेस्टिंग तो करवानी पड़ेगी, ठीक है। और बात रही वेयर इज कोलोनोस्कोपी, दिस इज नॉट रिलेटेड टू डायग्नोस। तो कोलोनोस्कोपी लीवर कंडीशन की डायग्नोसिस से रिलेटेड है ही नहीं दोस्तों। सो दिस इज द राइट आंसर, ओके। बिकॉज कोलोनोस्कोपी लार्ज इंटेस्टाइन की विजुअलाइजेशन के लिए करते हैं और उसी की प्रॉब्लम के लिए करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप देख सकते हैं, A 42-year-old woman is recovering from mastectomy। मास्टेक्टमी की कंडीशन से एक 42-year-old woman जो है रिकवर कर रही है। सो द पेशेंट हैज़ टू बी पोजिशन टू प्रमोट द लिम्फेटिक फ्लूड रिटर्न। अब पेशेंट को कैसी पोजीशन देनी है जिससे कि लिम्फेटिक फ्लूड का जो रिटर्न है वो हो सके, लिम्फेटिक फ्लूड रिटर्न प्रमोट हो। सो अब यहाँ बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज इनएप्रोप्रिएट टू प्रमोट द लिम्फेटिक फ्लूड रिटर्न। अब बोला है चार ऑप्शन में से कौन सी ऐसी पोजीशन है जो कि लिम्फेटिक फ्लूड रिटर्न को प्रमोट करने के लिए इनएप्रोप्रिएट है। सो आप देख सकते हैं चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन बोला गया है फॉलोअर्स पोजीशन। फॉलोअर्स पोजीशन बेस्ट पोजीशन है जो कि हम पेशेंट को दे सकते हैं। प्लेसिंग द अफेक्टेड आर्म्स ऑन द पिलो, अफेक्टेड आर्म को पिलो में प्लेस करेंगे, वो भी एकदम राइट आंसर है। साइड लाइंग पोजीशन ऑन द अनअफेक्टेड साइड, जो कि थोड़ा इस पर डाउट है, अभी देख लेते हैं हम इसके बारे में भी। एंड द नेक्स्ट इज टर्न द पेशेंट ऑन द प्रोन पोजीशन ऑन द अफेक्टेड साइड एवरी 2 आवर्स, ये भी थोड़ा राइट है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका इनकरेक्ट है। बिकॉज अगर हम अनअफेक्टेड साइड में साइड लाइन पोजीशन पेशेंट को देंगे तो उस कंडीशन में जो है लिम्फेटिक फ्लूड का जो रिटर्न है वो प्रमोट नहीं होगा, ठीक है। सो सेमी फॉलोअर्स पोजीशन जो है हेड ऑफ द बेड 30 डिग्री विद अफेक्टेड आर्म प्लेस्ड ऑन द पिलो, अफेक्टेड आर्म को पिलो पे प्लेस करेंगे ताकि लिम्फेटिक फ्लूड का रिटर्न प्रमोट हो सके। सो साइड लाइन पोजीशन ऑन अनअफेक्टेड साइड विल नॉट प्रमोट लिम्फेटिक फ्लूड रिटर्न। जो साइड लाइन पोजीशन होती है, साइड लाइन पोजीशन जो कि अनअफेक्टेड साइड पे होती है, उससे क्या है लिम्फेटिक फ्लूड का रिटर्न प्रमोट नहीं होता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स रम्या पैलिएटिव केयर नर्स इज प्रोवाइडिंग दी नर्सिंग केयर टू टर्मिनल इल पेशेंट, ठीक है। एक नर्स है रामिया जो कि पैलिएटिव केयर नर्स है, उसके पास जो पेशेंट है वो टर्मिनली इल पेशेंट है। अब वो केयर कर रही है क्योंकि उसकी डाइंग प्रोसेस और ग्रीविंग प्रोसेस चल रही है। सो उस नर्स को पता होना चाहिए कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट गोल है नर्सिंग इंटरवेंशन का, ठीक है। टर्मिनली इल पेशेंट है, डाइंग प्रोसेस में है, उसके लिए 4 में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही कम है फॉर टर्मिनली इल पेशेंट्स, ओके। सो पहला है प्रोवाइड द कंफर्ट मेजर। अब पेशेंट टर्मिनली इल है तो कंफर्ट तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा ना उसे, ठीक है। एंड प्रमोट द रेस्ट एंड स्लीप, स्लीप एंड रेस्ट को भी हमें प्रमोट करना होगा, ठीक है, फॉर द कंफर्ट। एंड नेक्स्ट है इंक्रीज द सेल्फ एस्टीम थ्रू द कॉस्मेटिक इम्प्रूवमेंट्स। तो अभी थोड़ा ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी हम देख लेते हैं एक बार और। नेक्स्ट, पेन मैनेजमेंट इज मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट इन पैलिएटिव केयर, ओके। सो तो आप समझ ही गए हैं ऑप्शन नंबर 3 जो है कॉस्मेटिक इम्प्रूवमेंट के थ्रू सेल्फ स्टीम को इंक्रीज़ करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इन टर्मिनली इल पेशेंट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों। सो थोड़ा यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या बोल रखा है। जो नर्सिंग इंटरवेंशन होते हैं शुड टारगेट द पेन, नर्सिंग इंटरवेंशन को पेन पे टारगेट करना चाहिए फॉर टर्मिनली इल पेशेंट्स, ओके। बिकॉज ऑप्शन नंबर सी में जो बोला गया है ना कि सेल्फ स्टीम थ्रू द कॉस्मेटिक इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट थ्रू पेन रिडक्शन टेक्निक इन एनाल्जेसिया, प्रोवाइड द कंफर्ट मेजर, उन्हें प्रोवाइड करो कंफर्ट मेजर, स्लीप और रेस्ट को प्रमोट करो, एनर्जी कंजर्व करो पेशेंट की थ्रू द डाइंग विद द डिग्निटी, उनको डिग्निटी के साथ डाई करने दो। सेल्फ स्टीम इंपॉर्टेंट तो है बट लीस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर टर्मिनली इल पेशेंट्स। इंक्रीज ऑफ सेल्फ स्टीम थ्रू कॉस्मेटिक इम्प्रूवमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस क्लाइंट, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लीनिंग ऑफ बेड सोर्स। अब बेड सोर्स की बात आ गई है यहाँ पर,
बेड सोर्स आप सब भी जानते हैं, जिसको हम डेक्यूबिटिस अल्सर भी बोलते हैं, जो कि नॉन एम्बुलेटरी पेशेंट्स में देखा जाता है। ठीक है, बेड सोर्स को क्लीन कैसे किया जाता है? इनर टू आउटर, ये वुंड है, ठीक है, और ये ग्रीन कलर का स्पॉन्ज है। इनर टू आउटर जाते हैं या आउटर टू इनर क्लीन करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इनर से आउटर में जो क्लीनिंग होती है वो वुंड की होती है। ये सर्जिकल साइट्स हो गई, वुंड हो गया, उसकी क्लीनिंग होती है इनर टू आउटर एरिया। ओके, एंड ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है आउटर टू इनर। आउटर टू इनर जो है क्लीनिंग होती है बेड सोर्स की, जो कि ये क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो आउटर टू इनर जो क्लीनिंग करेंगे हम वो बेड सोर्स की करेंगे, जो कि एकदम राइट आंसर है। ठीक है, बिकॉज हमेशा याद रखना लेस कंटेमिनेटेड टू मोर कंटेमिनेटेड हमेशा जाते हैं। ठीक है, जो इसका इनर पार्ट है, इनर पार्ट जो है वो मोर कंटेमिनेटेड है, और जो आउटर पार्ट है वो मोर लेस कंटेमिनेटेड है। तो इसीलिए आउटर टू इनर जाएंगे ओनली इन कंडीशन ऑफ बेड सोर्स। ओके, एंड अदरवाइज इन द कंडीशन ऑफ सर्जिकल साइट एंड वुंड ड्रेसिंग एंड क्लीनिंग, उसमें क्या करेंगे? इनर टू आउटर जाएंगे, बिकॉज मैंने अभी बताया लेस कंटेमिनेटेड टू मोर कंटेमिनेटेड जाते हैं। तो सर्जिकल वुंड और जो भी वुंड ऐसे एक्सीडेंटल वुंड्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, इनर साइड जो होती है, इनर जो सर्जिकल साइट होती है वो लेस कंटेमिनेटेड होती है, और आउटर एरिया मोर कंटेमिनेटेड होते हैं। तो इसलिए उस वुंड में इनर टू आउटर जाते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है आपका। सो यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं। बेड सोर इज कंसीडर एज कंटामिनेटेड वुंड। ओके, जैसा मैंने अभी आपको बताया, इन दिस वुंड पेरीफेरी कंसीडर करते हैं मोर क्लीन, पेरीफेरी को मोर क्लीन वुंड कंसीडर किया जाता है। तो जो क्लीनिंग होती है वुंड की डन फ्रॉम आउटर टू इनर, और जो सर्जिकल वुंड क्लीनिंग होती है हैज़ टू बी डन फ्रॉम इनर टू आउटर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो वही सब इसमें लिखा हुआ है दोस्तों। सो नेक्स्ट इज ड्यूरिंग ब्लैडर इरिगेशन विथ 3-वे यूरिनरी कैथेटर। अब पेशेंट का ब्लैडर इरिगेशन हो रहा है। ठीक है, ब्लैडर इरिगेशन में 3-वे यूरिनरी कैथेटर है। ठीक है, 3-वे यूरिनरी कैथेटर है फॉलोइंग दी प्रोस्टैक्टेक्टमी। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड, जो प्रोस्टेट होती है उसका रिमूवल जो है प्रोस्टेटेक्टमी कहलाता है। ठीक है, सो अब पेशेंट को उस कंडीशन में यूरिनरी 3-वे लगा हुआ है और ब्लैडर इरिगेशन हो रहा है, और पेशेंट ने क्या कंप्लेन किया है? पेशेंट ने कंप्लेन किया है कि पेशेंट को ब्लैडर स्पाज्म आ रहे हैं, सो विद द कैथेटर इन प्लेस। ठीक है, पेशेंट को ब्लैडर में स्पाज्म आ रहे हैं, पेन महसूस हो रहा है, तो नर्स का जो बेस्ट एडवाइस होगा वो आपको बताना है 4 ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन है कि नर्स ये बोलेगी रिमूव द कैथेटर, नो दिस इज नॉट अ राइट आंसर। इंसर्ट द न्यू कैथेटर, दिस इज ऑल्सो नॉट अ राइट आंसर। एंड एजुकेट द कीगल एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज को प्रोस्टेक्टेक्टमी की कंडीशन में और ब्लैडर स्पाज्म की कंडीशन में नहीं रिकमेंड करते हैं। कीगल एक्सरसाइज जो है टू स्ट्रेंथन द पेल्विक फ्लोर मसल्स के लिए किया जाता है, कीगल एक्सरसाइज आफ्टर द लेबर इन परपेरियम पीरियड। ओके, सो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज इसमें ये बोला गया है कि जो ये ब्लैडर स्पाज्म है ड्यूरिंग द ब्लैडर इरिगेशन, दिस फीलिंग इज नॉर्मल एंड ही शुड नॉट ट्राई टू यूरिनेट अराउंड द कैथेटर। अब कैथेटर के बाद आप यूरिनेट करने के लिए प्रेशर पुट नहीं करना, ऐसा पेशेंट को हमें एक्सप्लेन करना है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हॉडकिंस डिजीज। हॉडकिन डिजीज का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है 4 ऑप्शन में से? तो पहला आप देख सकते हैं एक्सेसिव वॉमिटिंग। एक्सेसिव वॉमिटिंग जो ये है, ये जो साइन एंड सिम्टम है एक्सेसिव वॉमिटिंग, ये कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं फॉर एवरी डिजीज़। एंड एनोरेक्सिया भी जो है एक कॉमन मैनिफेस्टेशन है एक डिजीज़ की। सो वेट लॉस भी एक कॉमन है। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, जिसमें लिखा है पेनलेस मूवेबल एडिनोपैथी इन सर्वाइकल एरिया। सर्वाइकल एरिया, नेक के जो सर्वाइकल एरिया है वहाँ पे मूवेबल, मूव करने वाली एक पेनलेस एडिनोपैथी फील होगी। एडिनोपैथी यानी कि हिंदी में बोल सकते हैं गांठ महसूस होगी, जिस गांठ में दर्द भी नहीं होगा और वो मूवेबल होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, बिकॉज जो हॉडकिन डिजीज़ है वो एसोशिएट करती है विद पेनलेस एडिनोपैथी, एंड जो अदर 3 ऑप्शन थे वो कॉमन थे एवरी डिजीज़ में। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकल ड्रग्स। एंटी ट्यूबरकल ड्रग्स जो है ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन में दिया जाता है। और 4 ऑप्शन में से बोला गया है कि जो 4 ऑप्शन है उनमें से कोई 3 मेडिसिन ऐसी हैं जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेती हैं किसी एक के अलावा। तो आपका हम देख लेते हैं। पहला आइसोनियाजिड है जो कि क्रॉस कर लेता है ब्लड बैरियर को, ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है। रिफाम्पिसिन जो हमारा ऑप्शन है ये भी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है। एंड पायरजिनामाइड भी मेडिसिन जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेती है। सो हमारे पास क्या बचा है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, ठीक है। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज यहाँ बोला गया है जितनी भी एटीटी की ड्रग है वो डिफरेंट है एक दूसरे से, उनकी एबिलिटीज हैं टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है, एंड अचीव द सफिशिएंट इंट्रासेरेब्रल कंसंट्रेशन टू किल द बेसिलाइज। एंड यहाँ पे लिखा है जो आइसोनियाजिड एंड पायरोजेनामाइड है वो फ्रीली पास कर जाती है सीएसएफ में, ठीक है, फ्लूइड में, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स में। और जहाँ की सीएसएफ कॉन्सेंट्रेशन जो रिफाम्पिसिन की है वो मोर देन 10% होती है सीरम कॉन्सेंट्रेशन। और बात रही स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड इथाम्ब्यूटोल की, वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एजेंट्स हैं एंड प्रोबेबली ओनली पेनिट्रेट द ब्लड ब्रेन बैरियर इन द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट्स। सो रिमेंबर स्ट्रेप्टोमाइसिन इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज एटीटी। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन को एटीटी की ड्रग के अंडर में कंसिडर नहीं किया जाता है, ये ऐसी नई न्यूज़ है, न्यू। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड आपने ड्रग सुनी होगी, एटीटी ड्रग है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। सो आइसोनियाजिड का प्रोलॉन्ग यूज करने से कौन सी डेफिशिएंसी होती है आपको बताना है। सो नाइसिन डेफिशिएंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी, साइनोकोबालामाइन, विटामिन B12 इसकी डेफिशिएंसी देखने को भी नहीं मिलेगी, फॉलिक एसिड भी देखने को नहीं मिलेगा। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आइसोनियासिड की टॉक्सिसिटी बॉडी में होती है जिसकी वजह से आपको डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, जिस वजह से जब पेशेंट को आइसोनियासिड की टैबलेट दी जाती है खाने को तो साथ में विटामिन B6 भी देना इम्पॉर्टेंट एंड कंपल्सरी है। सो आपको मैं यहाँ थोड़ा बता दूँ, the prolonged treatment with the drug isoniazid will cause the deficiency of pyridoxine which leads to peripheral neuropathy। pyridoxine की deficiency की वजह से peripheral neuropathy होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। So the next question, which of the following medication is used in the management of raised ICP। ICP का मतलब है इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर का इंक्रीज हो जाना तो वो कौन सी मेडिसिन चलेगी आपको ये बताना है। डायजेपाम जो है एंटी एंजाइटी ड्रग है जो कि रेज्ड आईसीपी में नहीं देना है पेशेंट को। नेक्स्ट है आपका मैनिटोल एंड थर्ड है फिनाटोइन। फिनाटोइन जो है आपका एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जो कि सीजर्स की कंडीशन में दी जाती है। एंड फ्रोसामाइड जो लेसिक्स है, ठीक है, डायरेटिक है फ्रोसामाइड। सो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है बिकॉज क्वेश्चन में पूछा गया है आईसीपी जो इंक्रीज होता है उसका मैनेजमेंट क्या है, तो इसका मैनेजमेंट है मैनिटोल इंजेक्शन देना, ठीक है। मैनिटोल इंजेक्शन जो है एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक एजेंट्स होते हैं जिसकी ऑस्मोटिक जो प्रॉपर्टीज़ है वो 15 से 30 मिनट लगाती है व्हेन इट्स सेटअप एन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट एंड ड्रॉ द वाटर आउट ऑफ द न्यूरॉन। उससे क्या होता है, न्यूरॉन से क्या करता है, वाटर ड्रॉ कर लेता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो मैनिटोल है, ठीक है। सो जो मैनिटोल है वो बेस्ट यूज किया जाता है बाय द बोलस एडमिनिस्ट्रेशन। बोलस की तरह अगर इसको एडमिनिस्टर किया जाए मैनिटोल को तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। इन दी एक्यूट रिडक्शन इन आईसीपी इज़ नेसेसरी, जो बहुत नेसेसरी होता है सडनली आईसीपी के रेज लेवल को डिक्रीज करना तो बोलस में एडमिनिस्टर किया जाता है मैनिटोल को। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्फिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। मॉर्फिन जो है कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका एंजाइना, एंजाइना पहला ऑप्शन है। दूसरा है आपका ब्रोंकियल अस्थमा, तीसरा है अपेंडिसाइटिस, चौथा है मायोकार्डियल इन्फेक्शन।
सो आपका राइट आंसर है बी। ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन में मॉर्फिन इंजेक्शन को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखा जाता है बिकॉज मॉर्फिन इंजेक्शन का साइड इफ़ेक्ट जो है रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेशन का होता है। रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेशन में दिक्कत होगी ब्रोंकियल अस्थमा वाले पेशेंट्स को। सो ब्रोंकियल अस्थमा में मॉर्फिन जो है अवॉइड किया जाता है, इस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट बाई डिक्रीजिंग द यूरिक एसिड लेवल इन ब्लड एंड यूरिन। बोला गया है 4 ऑप्शन में से कौन सी ड्रग है जो कि यूरिक एसिड के लेवल को ब्लड में एंड यूरिन में डिक्रीज करती है। तो पहला आप ऑप्शन देख सकते हैं कोल्चिसिन। कोल्चिसिन जो है लेवल को डिक्रीज नहीं करती है बट गाउट के यूरिक एसिड के जो गाउट अटैक होते हैं उनको प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। एंड इंडोमेथासिन जो है एक पेन किलर है, ठीक है, फॉर द गाउटी पेन। सो दिस इज़ नॉट अ डिक्रीजिंग द यूरिक एसिड। सो एस्पिरिन जो है इसका कोई काम नहीं है गाउट अटैक में बिकॉज दिस इज द एंटीप्लेटलेट ड्रग। एंड एलोप्यूरिनॉल राइट आंसर है बिकॉज एलोप्यूरिनॉल क्या करता है यूरिक एसिड के लेवल को बॉडी में जाके कम करता है, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल जो है एक ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है जो कि एक्ट करता है बाय द रिड्यूसिंग ऑफ यूरिक एसिड प्रोडक्शन इन द बॉडी। यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को भी इनहिबिट करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। एंड जो कोल्चिसिन है, कोल्चिसिन इज यूज टू प्रिवेंट द गाउट अटैक। गाउट अटैक को प्रिवेंट करने में यूज़ किया जाता है कोल्चिसिन को। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, EPS एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स आर एसोसिएटेड। आपने एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम को सुना ही होगा। ये कब होता है जब आप पेशेंट जो है एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस लेते हैं। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस आप जानते हैं हेलोपेरिडोल, एरिपीराजोल, ओलेंजापिन, क्लोजापिन, ये सारी मेडिसिन एंटीसाइकोटिक्स होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कुछ, और उनमें से ही कोई एक साइड इफ़ेक्ट होता है एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स, ठीक है, जो कि एसोसिएट करते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स से, ठीक है। सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। एंड यहाँ पे पढ़ लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम जो है मेनली इसमें कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। टिपिकली स्यूडो पार्किंसोनिज्म। स्यूडो पार्किंसनिज्म की जो इसमें सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि पार्किंसन वाले सारे सिम्टम्स होते हैं बट उसको रियल में पार्किंसन की डिजीज़ नहीं होती है, इसीलिए स्यूडो पार्किंसोनिज्म बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें पेशेंट को ट्रेमर्स होंगे, शफलिंग गेट होगा, ड्रूलिंग यानी कि एक्सेसिव सैलिवेशन ज़्यादा होगा, उसे ड्रिलिंग बोलेंगे, ठीक है। रिजिडिटी होगी बॉडी में 5 to 30 days आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, ठीक है। 5 से 30 दिन जब मेडिसिन स्टार्ट हो जाएगी एंटीसाइकोटिक, उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी पेशेंट को। काइनेसिया पेशेंट को फील होगा जिसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मूवमेंट, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होगा, काइनेसिया फील होगा पेशेंट को। फिर आता है अकथीशिया में क्या होता है, इनएबिलिटी टू रिमेन स्टिल, काफ़ी रेस्टलेस बेचैन रहता है, एक जगह बैठ ही नहीं सकता है, किसी भी जगह पे रह नहीं सकता, वो उसे बोलते हैं अकथीशिया। एंड डिस्टोनिया की कंडीशन का मतलब क्या होता है, इनवॉल्यूंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन। इनवॉल्यूंटरी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है जो कि कॉज करती है रिपीटेटिव ट्विचिंग मूवमेंट्स होते हैं जिसको हम टूरेट सिंड्रोम भी बोलते हैं और कई बार टिक्स भी बोलते हैं, जिसमें इनवॉल्यूंटरी यानी कि पेशेंट करता नहीं है, वो इनवॉल्यूंटरी पेशेंट से होता है, रिपीटेटिव मैनर में ट्विचिंग मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं डिस्टोनिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स, यानी कि ART जो कि HIV एड्स वाली कंडीशन में एंटी रेट्रोवायरल एजेंट आपकी मेडिसिन स्टार्ट होती है। सो द ART में एसाइक्लोविर तो नहीं है ART बिकॉज एसाइक्लोविर आप सभी जानते हैं ये एंटी वायरल मेडिसिन है, ठीक है, एसाइक्लोविर। एंड रिफाम्पिसिन आपका ATT के अंडर में आती है। सो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, नेविरेपिन जो है एक ART एजेंट है। और नीचे इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नेविरेपिन जो है एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स है, ठीक है, एंड कैटेगराइज कर रखा है इसे
नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर के तरह कैटेगराइज कर रखा है, एंड इट इज़ मोर पोटेंट देन दी ज़िडोवुडिन। ज़िडोवुडिन जो ART है उससे ज़्यादा पोटेंट है नेविरपिन। सो इन HIV-1 बट डू नॉट इनहिबिट द HIV-2 टाइप। टाइप 2 HIV को इनहिबिट नहीं करता, बट HIV-1 को ज़िडोवुडिन करता है, ठीक है। और जो इसकी डोज है वो 200 mg होती है, टेकन वंस अ डे, डेली लेनी है वंस अ डे फॉर 14 डेज। उसके बाद डोज इंक्रीज हो जाएगी, 200 mg ट्वाइस अ डे हो जाएगा, ठीक है। और वहीं एसाइक्लोविर जो है एंटीवायरल ड्रग है जो कि यूज़ की जाती है ट्रीटमेंट ऑफ हर्पिस सिम्प्लेक्स। हर्पिस सिम्प्लेक्स हो गया, हर्पिस जोस्टर हो गया, इस कंडीशन में जो है एसाइक्लोविर की मेडिसिन चलती हैं। एंड नेक्स्ट इज शिगल्स एंड वेरिसेला जोस्टर, चिकन पॉक्स, ठीक है, इन सब में एसाइक्लोविर यूज़ होती है। और वहीं अब रिफाम्पिसिन की बात करें, रिफाम्पिसिन मैंने आपको बताया था एक ATT ड्रग है, ठीक है। वही सिफ्रान जो है आपका एक ब्रांड नेम है सिफ्रान, और उसका जो केमिकल नेम है, मेडिसिन का नाम है सिप्रोफ्लॉक्सिन। आप सभी जानते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग है ये, ठीक है। दैट बिलोंग्स टू दी क्विनोलोन फैमिली से बिलोंग करती है सिप्रोफ्लॉक्सिन, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी। कौन सी वैक्सीन जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, ठीक है, और क्यों है ये भी बताना है, ठीक है। तो मैं बताती हूँ। पहला है रूबेला एक लाइव वैक्सीन है जो कि प्रेगनेंसी में देना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो रूबेला को तो देना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में बोला मीजल्स भी नहीं देना है, बिकॉज ये एक लाइव वैक्सीन है जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में। और वहीं वेरिसेला जो कि ये भी एक लाइव वैक्सीन है और दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी। सो आपका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बिकॉज इस तीनों ही मेडिकेशन जो वैक्सीन है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसीज में, बिकॉज ये लाइव है वैक्सीन्स। सो आज की जो क्लास है यहीं कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपके। एंड फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर लेना दोस्तों। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। डेली क्लासेस आपकी ली जाएगी, एक भी दिन मिस नहीं होगी, तो लगे रहना लगातार एम्स नॉर्सेट और SGPGI एंड PGI चंडीगढ़ के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।